हेलो एवरीवन। सो पहला चैप्टर जो हम फिजिकल केमिस्ट्री का रिवाइज करने वाले हैं वो है सोल्यूशन। अब सोल्यूशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले उसका ट्रेंड देख लेते हैं कि कौन से ईयर में क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट 2021। देयर वर टू क्वेश्चंस, एक था रॉल्स लॉ से, दूसरा था ऑस्मोटिक प्रेशर से। 2022 में रॉल्स लॉ से ही क्वेश्चन आया है, प्लस डाल्टन्स लॉ का भी उसमें मतलब बेसिकली यूज था। उस वक्त गैस लॉ बोल के एक चैप्टर भी था, उसमें डाल्टन्स लॉ था, लेकिन वो चैप्टर जब से हट गया है तो डाल्टन्स लॉ का इतना यूज बंद हो गया है। नेक्स्ट इज 2023, तो उस बार आया था हेनरीज लॉ से। नेक्स्ट 2024 उस बार आया था हेनरीज कांस्टेंट रिलेटेड एक क्वेश्चन प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर से। 2025 में बॉइलिंग पॉइंट रिलेटेड क्वेश्चन आया था एक, और एक आया था डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन से। तो हमें टारगेट करना है 2026। डिस्कस करेंगे कि किस किस पॉइंट से 2026 में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। along with that we will revise those topic as well। पहले क्या करते हैं, पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज करके देखते हैं जहां जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूरे चैप्टर के कोने कोने से। ठीक है, चलो। तो पूरे चैप्टर में जो सबसे पहला चीज है जहां से क्वेश्चन आ सकता है वो है कंसंट्रेशन टर्म्स। पर कंसंट्रेशन टर्म सोल्यूशन का पार्ट नहीं, उसके लिए मोल कॉन्सेप्ट के अलग से रिविजन्स होंगे, तो मैं कंसंट्रेशन टर्म्स को फिलहाल स्किप कर रहा हूं, उसको मोल कॉन्सेप्ट के अंदर उसको हैंडल कर लूंगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इवापोरेशन। तो चैप्टर स्टार्ट होता है इवापोरेशन से। तो गलती क्या करते हैं, दो चीजों में बच्चे गलती करते हैं। एक है रेट ऑफ इवापोरेशन किस पे डिपेंडेंट होता है, और एक है वेपर प्रेशर किस पे डिपेंडेंट होता है। बच्चे क्या करते हैं, दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स कर देते हैं, बट दोनों अलग चीज है। तो रेट ऑफ इवापोरेशन, पहले इवापोरेशन क्या होता है कि भैया जब भी एक कंटेनर में तुम कोई भी लिक्विड रखोगे, उसके दो तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक बल्क वाला मॉलिक्यूल और एक है सरफेस वाला मॉलिक्यूल। बल्क वाला मॉलिक्यूल बैलेंस फोर्स के अंदर होता है, सरफेस वाला मॉलिक्यूल अनबैलेंस फोर्स के अंदर होता है। तो सरफेस वाला मॉलिक्यूल्स अगर अनबैलेंस फोर्स के अंदर होता है तो उसमें वो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, बिकॉज उसके फोर्सेस बैलेंस नहीं होते, उसके काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। तो कभी कभार सरफेस वाली मॉलिक्यूल्स को इतनी एनर्जी कहीं से मिल जाता है कि वो लिक्विड स्टेट में ना रह के वो वेपर स्टेट में चला जाता है। वेपर स्टेट जो लिक्विड मतलब बेसिकली लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में चला जाता है उसको वेपर्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस हो गया कि लिक्विड से गैस स्टेट में चला गया, इसी को बोलते हैं इवापोरेशन। तो मैं फास्ट रिवीजन कर रहा हूं, ये इवापोरेशन है। ठीक है, अब ये इवापोरेशन किस पे डिपेंड करता है, ये एक पहला क्वेश्चन सोल्यूशन चैप्टर से पूछा जा सकता है कि रेट ऑफ इवापोरेशन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर तुम लोगों को समझ में ही आएगा, फील कर लो इसको, कोई रटने वाली बात नहीं है। इवापोरेशन हो कहां से रहा है, सरफेस से हो रहा है। तो सरफेस जितना बड़ा रहेगा इवापोरेशन के चांसेस भी बड़े रहेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड में रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंडेंट है। ठीक है, दूसरा समझो कि भाई जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स अपना मतलब बेसिकली सारे बंधन तोड़ के गैस मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है, सारे बंधन तोड़ के, उसी को तो वेपर्स बोलेंगे, इसी प्रोसेस को तो इवेपोरेशन बोलेंगे। अब देखो ये बंधन जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए कि वीक होना चाहिए, तुम खुद बताओ, ताकि ये आराम से उड़ जाए। ऑब्वियसली सर वीक होना चाहिए, तभी तो इजीली टूटेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जितना कम रहेगा रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ज्यादा रहेगा। ये दूसरा फैक्टर है। तीसरा और क्या फैक्टर हो सकता है, तीसरा फैक्टर एक क्या है, अगर हम लोग क्या करते हैं, तीसरा फैक्टर एक तो है भैया टेम्परेचर डिसाइड कर लेते हैं। टेम्परेचर क्या होगा तुम खुद बताओ कि भाई सर टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं सबके एनर्जीज बढ़ती है। अब सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हाई एनर्जेटिक होते हैं तभी तो इवेपोरेट होते हैं। अब टेम्परेचर बढ़ाओगे एनर्जी और बढ़ेगा तो इवेपोरेशन में हेल्प मिल जाएगी। तो टेम्परेचर जितना ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ही ज्यादा। नेक्स्ट क्या है, नंबर फोर है कि अगर एक कंटेनर के ऊपर से तुम ड्राई एयर पास करवा देते हो, ड्राई एयर मतलब मॉइस्चर नहीं है, और वेपर्स तो काइंड ऑफ मॉइस्चर है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स था, है ना, उसी को ज्यादा एनर्जी मिल गया, वो गैस में कन्वर्ट हो गया।
अब क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स पहले उड़ नहीं रहा था, ड्राई एयर के पैसेज से ये ड्राई एयर मॉलिक्यूल्स इन मॉलिक्यूल्स को अपने साथ एब्जॉर्ब करके उठा के लेके चले जाते हैं। मतलब क्या हो गया, इवापोरेशन बढ़ गई, है ना। तो ये पूरा दिमाग में फिट कर लो। इवापोरेशन, वेपर प्रेशर अलग चीज है। इवापोरेशन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि भैया सरफेस एरिया बढ़ जाए, इवापोरेशन बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल्स के बंधन वीक हो जाए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाए, रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज टेम्परेचर बढ़ा दो, इवापोरेशन बढ़ जाएगा, वो तो इजी चीज है। लास्ट में अगर ड्राई एयर पास करवा दो तो भी इवापोरेशन के रेट बढ़ जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम नीट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, रेट ऑफ इवापोरेशन। नेक्स्ट पॉइंट, तो सीधे आ जाते हैं, क्या हो जाता है, सीधे आ जाते हैं हम लोग वेपर प्रेशर में, है ना। वेपर प्रेशर में, वेपर प्रेशर ही इस चैप्टर का जान है, एकदम फैक्ट समझ लो। इस चैप्टर का जान जो है वो वेपर प्रेशर ही है। अब समझो क्या होता है वेपर प्रेशर। मान लो एक क्लोज्ड कंटेनर है, उस पे तुमने लिक्विड डाल दिया, मान लो वाटर ही डाल दिया, लिक्विड फेज में है, ठीक है। तो क्या होगा, जब इनिशियली वाटर डालोगे, अभी तो इवापोरेशन शुरू होगी, अभी तक वेपर्स बना ही नहीं, तो ऊपर कोई वेपर है ही नहीं मान लो। धीरे धीरे जब इवापोरेशन चालू हो जाएगा, तब क्या हो जाएगी, वेपर्स का अमाउंट बढ़ने लगेगा, मतलब वाटर लिक्विड जो है वो वाटर गैस में कन्वर्ट होने लगेगी, जिसको हम वेपर्स बोला करेंगे। अब क्या होता है, कौन से मॉलिक्यूल्स इवापोरेट हुए, जिसकी एनर्जी हाई थी। अब वो जब गैस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे, वो तो क्या करेगा, मूव करता रहेगा, वो स्टेशनरी रहेगा नहीं। जितने भी कॉलिजन्स करेंगे, हर एक कॉलिजन में उसकी एनर्जी थोड़ी थोड़ी कम होने लगेगी। वो गैस बना ही था बिकॉज हाई एनर्जेटिक था, अब वो कॉलिजन से अपना अगर एनर्जी लूज करने लगे, तो धीरे धीरे फिर से लिक्विड मॉलिक्यूल्स में जाने की टेंडेंसी आ जाएगी। और इस उल्टे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन बोलते हैं इस उल्टे प्रोसेस को। तो एक हो गया इवापोरेशन, ठीक है, दूसरा हो गया कंडेंसेशन। इनिशियली सिर्फ लिक्विड था, लिक्विड से गैस बन रहा था, तो हो रहा था इवापोरेशन, जितने स्पीड से हो रहा था उसको हम बोलेंगे रेट ऑफ इवापोरेशन। अब धीरे धीरे जब गैस बनने लगा, गैस का अमाउंट बढ़ने लगा, तो वो गैस तो कंडेंस भी होगा, तो वो गैस फिर से लिक्विड बनेगी, इसको बोलेंगे रेट ऑफ कंडेंसेशन। क्लियर है। तो क्या समझे, समझो। अब इनिशियली सिर्फ लिक्विड था, इनिशियली वेपर्स था ही नहीं, तो अगर मैं पूछूं वेपर्स कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तुम लोग बोलोगे सर वेपर्स तो है ही नहीं, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इज जीरो इनिशियली। जब धीरे धीरे इवापोरेशन होने लगी, ठीक है, इवापोरेशन होने लगी तो वेपर्स आने लगे, वेपर्स आने लगे तो वो प्रेशर भी एक्सर्ट करने लगे, है ना। तो हम बोलेंगे ग्रेजुअली द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर विल इंक्रीज। इनिशियली प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इज जीरो, ग्रेजुअली द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स आर इंक्रीजिंग। अब क्या होगा, जब बेसिकली वेपर्स बनने लगेगी, रेट ऑफ कंडेंसेशन भी बढ़ने लगेगा। तो क्या होगा, इनिशियली सिर्फ आरई था, धीरे धीरे आरसी बढ़ रहा है, एक टाइम पे आरई और आरसी बराबर हो जाएगा, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। एक बार अगर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए, ना वेपर्स बढ़ेंगे ना वेपर्स घटेंगे, वेपर्स का अमाउंट फिक्स रह जाएगा, है ना। तो समझो, इनिशियली द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर वाज जीरो, gradually the pressure exerted by the vapor was increasing, after some time equilibrium was established, equilibrium established होने के बाद pressure exerted by the vapor में कोई change नहीं आ रहा, and that pressure is known as vapor pressure, that pressure is known as vapor pressure। मतलब इक्विलिब्रियम के वक्त वेपर्स जितना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, वही उस लिक्विड का वेपर प्रेशर कहलाता है, ठीक है। क्लियर है। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इज चेंजिंग, लेकिन जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के बाद वाला जो प्रेशर है उसका नाम वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर डज नॉट चेंज। क्लियर, ओके। तो समझो, इसका अगर केपी निकालेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब बेसिकली इक्विलिब्रियम चैप्टर से, तो वो हो जाएगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर वेपर। अब प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर वेपर एट इक्विलिब्रियम वाज नोन एज वेपर प्रेशर। So vapor pressure is nothing but the value of Kp, and the equilibrium constant depends only on temperature. Equilibrium constant depends only on temperature. तो क्या क्या समझ में आया,
अब वेपर प्रेशर किस पे डिपेंडेंट है? तो वेपर प्रेशर जो है सबसे पहला पॉइंट वो डिपेंडेंट है टेम्परेचर में। वेपर प्रेशर फॉर अ लिक्विड डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, किसी भी फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता एक लिक्विड का वेपर प्रेशर अपार्ट फ्रॉम टेम्परेचर। अब लिक्विड ही चेंज कर दोगे कि सर वाटर का वेपर प्रेशर नहीं, मुझे पेट्रोल का बताओ, सेम टेम्परेचर में लिक्विड चेंज हो जाएगा, वेपर प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। लेकिन एक लिक्विड को पकड़े रखोगे तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो बस टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, तो पहला कंफ्यूजन। दो क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली जो 2026 में पूछे जा सकते हैं। पहला है कि भैया रेट ऑफ इवापोरेशन किस पे डिपेंडेंट है? फटाफट बोल दो, सरफेस एरिया सर। नंबर 2 सर क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। नंबर 3 सर क्या है? टेम्परेचर। नंबर 4 सर क्या है? ड्राई एयर। ठीक है, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर एक लिक्विड के लिए सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे, और किसी पे नहीं डिपेंड करेगा। तो ये कंफ्यूजन मत रखना कि बहुत लोग क्या कर देते हैं, सरफेस एरिया ज्यादा होने से वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा बोल देते हैं। सरफेस एरिया ज्यादा होने से रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा, वेपर प्रेशर नहीं बढ़ेगा। भाई लोग, पानी का वेपर प्रेशर किसी भी कंटेनर में 25 डिग्री सेल्सियस में फिक्स रहता है। क्लियर है? चलो, 2 पॉइंट डिस्कस हो गया। ठीक, अब समझो सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ तो हमेशा दिल से लगा के रखना भाई लोग, कि वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब देखो हो गया ये। अब मैं ग्राफ में क्यों ड्रॉ कर दिया? बिकॉज आई वॉन्ट टू डिस्कस वन मोर टॉपिक हियर ओनली, दैट इज बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में हम बार बार आते रहेंगे बॉइलिंग पॉइंट में। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है समझो। सब लोगों को पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है सर? 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना? केल्विन में बताऊं तो 373 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन होता है, अगर केल्विन में बताऊं तो। ठीक है, अब ये होता क्या है? व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब पहले ये बात समझो, मान लो इस रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। ये वैसे केल्विन में ये ग्राफ ड्रॉ होता है, हमें सेल्सियस का आदत है डे टू डे लाइफ में, तो सेल्सियस में समझ के देखते हैं, इसको केल्विन में बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मान लो वाटर है, वाटर का वेपर प्रेशर जो होगा वो तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगा सिर्फ। अब क्या है, मान लो अभी रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, मान लो हमारे रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, और मान लो उस वक्त वेपर प्रेशर की कुछ तो वैल्यू रहेगी। मान लेते हैं, ये सब रफ वैल्यूज है, इसमें ध्यान मत दो। मान लेते हैं वेपर प्रेशर की वैल्यू है 0.1 एटमॉस्फेयर, मान लेते हैं एक बार 0.1 एटमॉस्फेयर, है ना? अब तुम लोग एक चीज समझो, एक लिक्विड का वेपर प्रेशर टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो लिक्विड लिया वाटर, टेम्परेचर लिया 25, उसकी एक वेपर प्रेशर की फिक्स वैल्यू मिली, ये चेंज नहीं होगा उस टेम्परेचर में वाटर के लिए। अब सुनो, हम जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं डे टू डे लाइफ, जिसमें हवा है, गैसेस है, वो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है? तो क्या है, अगर मान लो एक कंटेनर है ना, इसके बाहर जो एयर है, इसकी प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, एयर जो दे रहे हैं, और अगर क्लोज कंटेनर है, मान लो इससे जो वेपर्स बनेगी, है ना, मान लो उसका प्रेशर है 0.1 एटमॉस्फेयर 25 डिग्री सेल्सियस में, है ना? क्लियर है? अब क्या है, मान लो हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर को गर्म कर रहे हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट समझो, वाटर को गर्म कर रहे हैं मतलब 25 डिग्री टेम्परेचर है या नहीं है? चेंज हो रहा है, 25 से बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। वेपर प्रेशर 0.1 है फिलहाल, टेम्परेचर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर भी बढ़ता रहेगा, है ना? एक टाइम पे हमें दिखा कि एक ऐसा टेम्परेचर आया जिसमें पानी की वेपर प्रेशर
की वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर हो गया, और ये 1 एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है। जिस टेम्परेचर में एक लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे 1 एटमॉस्फेयर बन जाता है, उस टेम्परेचर को उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। जैसे ये जो टेम्परेचर आएगा ये आएगा 373 केल्विन, बिकॉज ये ग्राफ केल्विन में होता है। टेम्परेचर का कोई भी ग्राफ हमेशा केल्विन में ही ड्रॉ करते हैं हम लोग, कोई भी फॉर्मूले में टेम्परेचर का केल्विन स्केल ही यूज करते हैं। क्लियर है, समझे? दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कोई भी लिक्विड का अगर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ मैच कर जाए जो कि 1 एटमॉस्फेयर है, तो जिस टेम्परेचर में ये चीज होगा, बिकॉज वेपर प्रेशर तो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, उस टेम्परेचर को इस लिक्विड का वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट बोला जाएगा। एकदम सिंपल है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होना चाहिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इक्वल हो जाना चाहिए। जिस टेम्परेचर में होगा उसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। अब उससे कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो हम थोड़ा देर बाद डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है? चलो, हो गया? बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेशन समझ लिया। चलो नेक्स्ट फटाक से फिर से आ जाते हैं, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ क्या बोलता है समझो। रॉल्स लॉ क्या बोलता है समझो, है ना? रॉल्स लॉ जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की बातें करता है। अब जैसे मैंने वाटर का वेपर प्रेशर बोला, वाटर इज अ सिंगल क्वांटिटी, वो सॉल्यूशन नहीं है, किसी के साथ मिक्स नहीं है, दैट इज प्योर वाटर, है ना? तो दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। अब जब भी वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन आएगा, मतलब वाटर में मान लो नमक मिक्स है, उसका वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट किया जाए? पानी का आता है, नमक पानी का तो नहीं आता। तो ऐसे चीजों के वेपर प्रेशर कैलकुलेशंस के लिए हम लोग यूज करते हैं रॉल्स लॉ। और रॉल्स लॉ कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, समझो। मान लेते हैं एक कंटेनर है, तुम खुद समझना, खुद फील करना रॉल्स लॉ को। मान लो एक कंटेनर में पानी है, पानी मतलब सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ए है, सरफेस में सारे ए है, ए है, ए है, ए है। फील करना, फील करना, फील करना, मैं कोई कॉन्सेप्ट से नहीं बता रहा हूं, फील से बता रहा हूं। अब क्या होगा? सॉल्वेंट ए है, ए क्या है? मान लो वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल मतलब जो वेपर प्रोड्यूस करता है। ऑलमोस्ट ऑल लिक्विड्स आर वॉलेटाइल, है ना? कोई कोई सॉलिड भी वॉलेटाइल होता है, जैसे नेफ्थलीन हवा बन जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये पेन नॉन वॉलेटाइल है, ये वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा, है ना? समझो, पानी है, सॉल्वेंट है, सारे ए ऊपर जा रहा है, एक टाइम पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है, और इसमें वेपर प्रेशर मतलब बेसिकली फाइनली एस्टेब्लिश हो रहा है, जिसको हम नाम देंगे पी नॉट ए। क्यों पी नॉट? नॉट मतलब प्योर फॉर्म में है, ए के वजह से वेपर जा रहा है, इसीलिए ए, है ना? तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज कंसिडर्ड एज पी नॉट ए फॉर टाइम बिंग, फॉर दिस एग्जांपल। मान लो तूने इस पानी के अंदर सॉल्यूट मिक्स कर दिया, सॉल्यूट मान लो। अब सॉल्यूट वॉलेटाइल भी हो सकता है, नॉन वॉलेटाइल भी हो सकता है। एक केस ले लेते कोई फील करने के लिए। ए के अंदर बी घुस गया, ए के बीच बीच में बी घुस गया। मान लो बी उड़ नहीं सकता, सिर्फ ए वॉलेटाइल है, बी वॉलेटाइल नहीं है ना? अब ए के वजह से जो प्रेशर आया उसको तो पी ए ही बोलेंगे, लेकिन अब ए प्योर फॉर्म में नहीं है, ए किसी के साथ मिक्स है, तो ये नॉट नहीं आएगा, है ना? तो तू पहले फील कर, पानी में नमक मिक्स कर दिया, ये नमक पानी है, ये प्योर पानी है। डायग्राम देख के फील कर, तो कब ज्यादा वेपर प्रेशर आएगा, पानी का या नमक पानी का? डायग्राम देख के फील कर लो यार, है ना? तो सब लोग बोलोगे सर अकेला पानी रहता तो उसकी जो वेपर प्रेशर होती वो नमक पानी से ज्यादा होती उस टेम्परेचर में, ऑब्वियसली, बिकॉज ये सरफेस एरिया खा रहा है, इवापोरेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो वेपर प्रेशर में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्लियर है? तो सबसे पहले इस पी नॉट इज ग्रेटर देन पी ए, बिकॉज ये वॉलेटाइल है ही नहीं, ऊपर जाएगा ही नहीं। क्लियर है? अब सुनो मेरी बात, इतना सीन है, इतना इजी चीज है ये। कैसा चीज है, कैसा चीज है, समझो बात। एक बात बताओ, जो वेपर प्रेशर होगा, ये जो पीए होगा, है ना, वो कब ज्यादा होगा? जब बी ज्यादा होगा कि ए ज्यादा होगा? तुम लोग बोलोगे ऑब्वियसली जब ए ज्यादा होगा, तभी तो क्या आ जाएगा, पीए भी ज्यादा होगा।
तो मैं क्या लिख दूंगा, पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मान लो, और सॉल्व वॉल्व करके हम लोगों ने ऑलरेडी करके रखा है, ये तो रिवीजन है ना, विल बी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स, जो कांस्टेंट आता है वो पी नॉट ए आता है। सो दिस इज बेसिकली रॉल्स लॉ, है ना। तो रॉल्स लॉ क्या है, एक वॉलेटाइल कंपोनेंट के वजह से जो प्रेशर आता है इन अ सॉल्यूशन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द वॉलेटाइल कंपोनेंट होता है, दैट्स इट। और वो अपने फील्ड से भी समझ में आता है, क्लियर है, ठीक है। अब देखो इसी फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसी फॉर्मूले से भर भर के क्वेश्चंस है, इसी ये फॉर्मूला मिलने के बाद तुरंत से हमें और एक फॉर्मूला मिल जाता है। कैसे मिल जाता है समझो। इनिशियली सर बिफोर मिक्सिंग एनीथिंग जो वेपर प्रेशर था वो कितना था, पी नॉट ए था। आफ्टर मिक्सिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर कितना बन गया, पीए बन गया। पीए मतलब बेसिकली पी नॉट ए से पीए बन गया, अकेला था तो पी नॉट ए था, मिक्स करने के बाद पीए बन गया, है ना। और वेपर प्रेशर बढ़ गया कि घट गया, घट गया, है ना, जिसको बोलेंगे इंग्लिश में लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इनिशियली पी नॉट ए सर, नमक डाल दिया ये बन गया, है ना। अगर मैं पूछूं कितना लोअर हो गया भाई, कितना लोअर हो गया, तो भैया माइनस कर देना, इनिशियली पी नॉट ए था फाइनली पीए बन गया, कितना घट गया, इतना घट गया। इसी को लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं, है ना। अब कभी भी कोई चीज को इनिशियल से डिवाइड कर दो, कभी भी कोई चीज को इनिशियल से डिवाइड कर दो, वो तुम्हें रिलेटिव क्वांटिटी दे देता है, रिलेटिव कंपेयर करके, जिसको हम बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर मैं पूछूं कितना घट गया, तुम बोलोगे पी नॉट ए माइनस पी ए। घट गया को अंग्रेजी में बोलेंगे लोअरिंग। अगर आगे एक रिलेटिव वर्ड आ जाए तो डिवाइडेड बाय इनिशियल। इनिशियल कितना था, बिफोर मिक्सिंग द नमक कितना था, पी नॉट ए ही तो था। तो पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जो पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है बाद में पढ़ेंगे, अभी जस्ट फील दे रहा हूं, क्लियर है, समझो। अब ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का आंसर कितना आता है फटाक से देख लेते हैं। रॉल्स लॉ से क्या मिला, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। अब तुम लोगों को पता है एक्स ए को हम 1 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, इसको मैं नहीं समझाऊंगा। तो इधर से पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स भी हो गया, है ना। इससे अगर मैं वो वाला चीज डिराइव करता हूं, ये पी नॉट ए, पी ए को इस तरफ लेके आ जाओ और इसको इस तरफ लेके आ जाओ, तो पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए कर दो, विच विल बी इक्वल टू एक्स बी। क्लियर, एक्स बी, समझे। इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो हम लोग बाद में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम से समझेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, व्हाट इज एक्स बी, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए। एक्स बी के जगह क्या लिख सकते हो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बट इन दिस चैप्टर द थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन में कभी तुम्हें हो सकता है टोटल मोल्स ना कह के सिर्फ इसके मोल्स गिवन हो, है ना, तो भैया ऑलमोस्ट इक्वल टू इसको NB डिवाइडेड बाय Na भी लिख सकते हो, बिकॉज मोल्स ऑफ द सोल्यूट इज वेरी वेरी लो बिकॉज द सोल्यूशन इज डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है। अगर मोल्स के टर्म में करना पड़े तो ऐसे भी कर सकते हो, क्लियर है। चलो, तो हम लोगों ने रॉल्स लॉ पढ़ा, पहला रॉल्स लॉ, है ना। दूसरा रॉल्स लॉ का केस, अरे पहला रॉल्स लॉ का ग्राफ भी समझ लेना, सॉल्यूशन से बहुत दिन से ग्राफ नहीं आया, फटाक से पूछ लेता है ना। तो वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जितना ज्यादा रहेगा वेपर प्रेशर उतना ज्यादा रहेगा, और स्ट्रेट लाइन, सारे लीनियर ग्राफ है ना। मोल फ्रैक्शन 0 से 1 तक जाता है, इसीलिए बॉक्स के अंदर ग्राफ ड्रॉ किया। जब XA1 हो जाएगा मतलब प्योर रहेगा, प्योर मतलब P नॉट ए। जब XA रहेगा ही नहीं, सिर्फ B रहेगा, B तो वोलेटाइल ही नहीं है, तो वेपर प्रेशर 0 रहेगा। सो दिस इज द सिंपल ग्राफ, ठीक है। रिवीजन कर रहा हूं, फास्ट है, ओके। चलो नेक्स्ट अगर हम लोग वोलेटाइल के जगह नॉन वोलेटाइल डाल दे, सॉरी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के जगह वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दे, तो क्या होगा, सॉल्वेंट भी उड़ेगा, सॉल्यूट भी उड़ेगा। सॉल्वेंट के वजह से भी एक प्रेशर आएगा, सॉल्यूट के वजह से भी एक प्रेशर आएगा। तो सॉल्वेंट के वजह से जो प्रेशर आएगा रॉल्स लॉ से तो निकाल ही सकते हैं, प्रेशर बिकॉज ऑफ ए,
पी नॉट ए इंटू एक्स ए। सेम वे प्रेशर बिकॉज ऑफ बी, खुद से बताओ, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो ये दोनों के पार्शियल प्रेशर्स हो गए। अब टोटल जो वेपर प्रेशर ऊपर रहेगा वो आएगा पी ए प्लस पी बी। पार्शियल प्रेशर के समेशन को टोटल प्रेशर बोलते हैं, डाल्टन्स लॉ। तो फाइनली जो पी आ जाएगा दैट विल बी पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। कभी कभार ये फॉर्मूला सिर्फ एक्स बी के टर्म में भी लिख सकते हो, एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी कर दो। सिर्फ एक्स ए के टर्म में लिखना है, एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स ए कर दो, तो वो हो जाएगा। क्लियर है? तो कंपेयर वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। एक इक्वेशन दिया रहा जिससे मैंने सिर्फ एक्स बी दिखाई दे रहा है ना, और पी नॉट ए पी नॉट बी दिखाई दे रहा है, तो भैया कंपेयर करके तुम्हें वैल्यू निकालने बोल सकता है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अब इसमें क्या आएगा, इसमें भी एक ग्राफ आएगा। इसके ग्राफ में दो चीजें आएगी, पीए भी आएगा पीबी भी आएगा, है ना। तो फाइनली पी जो होगा एक होगा पीए, अभी जो ड्रॉ किया, लेकिन इसमें सिर्फ ए ही तो नहीं है, बी भी है ना। बी का ये रहेगा, मैंने बी के पी नॉट बी को थोड़ा कम रखा है, कुछ भी नहीं है, मैंने मान के रखा है कि जो सॉल्यूट है वो थोड़ा लेस वोलेटाइल है। अगर ज्यादा रखोगे ऊपर से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, पी नॉट ए। तो ये फाइनली जो ये ग्राफ आएगा ये आएगा पी, दोनों को जोड़ देने से जो ग्राफ आएगा वो फाइनल ग्राफ ये आएगा, है ना। तो क्लास के नोट्स में अच्छे से समझाया था, अभी तो हम लोग रिवाइज कर रहे हैं कि ग्राफ कैसा दिखता था। P इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये ग्राफ सिर्फ पी ए का है, ये ग्राफ सिर्फ पी बी का है, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। हो गया रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ हो गया। अब हमें दो चीजें समझ में आया, अब हमें दो चीजें समझ में आया, ठीक है। क्या क्या चीजें समझ में आई, पहले बात फील कर लो, ठीक। तो अगर एक सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो वेपर प्रेशर घट जाता है, ठीक है। तो मैं तुरंत बॉइलिंग पॉइंट के अंदर आ जाता हूं। अभी बॉइलिंग पॉइंट में कैसे कैसे क्वेश्चंस तुमसे पूछा जा सकता है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए। वेपर प्रेशर को ले जाके एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाना होगा टेम्परेचर बढ़ा बढ़ा के, है ना। अब ये गैप जितना बड़ा होगा मेहनत भी उतना बड़ा होगा। फील कर लो, ये गैप अगर मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है, वेपर प्रेशर 0.1 एटमॉस्फेयर है सिर्फ, है ना। इसको इक्वलाइज करने में दिक्कत हो जाएगी, क्लियर है। लेकिन अगर वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0.3 एटमॉस्फेयर हो, इन दोनों को इक्वल करने में इतना मेहनत नहीं लगेगा, बिकॉज गैप ज्यादा तो है नहीं। इज दिस क्लियर? आया समझ सबको? तो क्या समझे, बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ेगा, जब ये गैप बढ़ेगी। किसके किसके बीच में गैप, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर के बीच में गैप। गैप कब बढ़ेगा, दो तरीका है, या तो वेपर प्रेशर को कम कर दो ताकि ये गैप बढ़ जाए, या तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ा दो ताकि ये गैप बढ़ जाए। क्लियर है? तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने के दोस्तों दो तरीके हैं पॉलीहॉट मक्कल और भलके सा। एटा ऑप्शन वेपर प्रेशर कमाई दे, दुई नंबर ऑप्शन एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाई दे। तो जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेयर होता है, हमारे हाथ में तो वेपर प्रेशर है, बिकॉज वेपर प्रेशर क्या है, मान लो पानी है, ठीक है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ेगा, जब ये गैप बढ़ेगी। ये गैप कब बढ़ेगा, एक ऑप्शन है कि वेपर प्रेशर को ड्रॉप कर दो। पानी का वेपर प्रेशर कैसे ड्रॉप करेंगे, अगर पानी में हल्का सा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नमक मिक्स कर दो, तब क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ड्रॉप हो जाएगी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाएगा। और वेपर प्रेशर ड्रॉप हो जाए तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। क्लियर है? दूसरा तरीका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही बढ़ा दो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, भगवान थोड़ी ना है बे कि दुनिया का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा देंगे, लेकिन उसमें भी एक ऑप्शन है कि भैया इस कंटेनर को एयर टाइट कर लो, बंद कर दो ढक्कन से, ताकि इसके लिए एटमॉस्फेयर ये ना हो, सिर्फ अंदर वाले एयर ही एटमॉस्फेयर हो। जब तू इसको गर्म करेगा ये हवा भी गर्म होगा
और इस हवा का प्रेशर भी बढ़ेगा, हमारे लिए यही तो एटमॉस्फेयर हो गया। अब धीरे धीरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी, है ना। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए क्या होता है, ये प्रेशर कुकर है जिसमें हम लोग हवा को टाइट करके रख देते हैं, बाहर के एटमॉस्फेयर से डिस्कनेक्ट करके अंदर को ही एटमॉस्फेयर बना देते हैं। उससे क्या है, तुम्हें समझ में आया होगा कि भैया प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पकता है, समझो पहले, सुनो सुनो। ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए तो बॉइलिंग पॉइंट के कोई भी क्वेश्चंस कर पाओगे। एक है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ाते हैं, एक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ाओ, मतलब प्रेशर कुकर, है ना। दूसरा ऑप्शन है कि वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड ही कम कर दो, है ना, वेपर प्रेशर लिक्विड ही कम कर दो। जैसे पानी में नमक पानी, नमक पानी, है ना, तो नमक पानी कर या प्रेशर कुकर के अंदर कर, दोनों ही केस में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से क्या फायदा है दोस्तों, समझो। जनरली वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। अब इस 100 डिग्री सेल्सियस में तुम लोग आलू पकाओगे, टमाटर पकाओगे, अंडा पकाओगे, जो भी पकाओगे, इस अंडे टमाटर आलू को 100 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम से मैक्सिमम मिलेगी, बिकॉज एक लिक्विड का टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर उसकी बॉइलिंग पॉइंट तक ही जाती है। उसके बाद वो कन्वर्ट होकर गैस बन जाता है, वेपर्स बन जाता है, फिर वेपर्स का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से भी ऊपर जा सकता है, लेकिन जब लिक्विड स्टेट में रहेगा मैक्सिमम टेम्परेचर उसकी बॉइलिंग पॉइंट ही है। तो नॉर्मल पानी जो कि नॉर्मल एटमॉस्फेयर के अंदर है 100 डिग्री में बॉइल होगी, मतलब पानी मैक्सिमम 100 डिग्री सेल्सियस ही ले पाएगा। लेकिन उसी पानी में थोड़ा नमक डाल दे, उसी पानी का वेपर प्रेशर को घटा दे नमक डाल के, तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। मतलब पहले 100 में हो रहा था, अब 110 में बॉइल होगा। मतलब पानी इस बार नमक पानी जो है 110 डिग्री सेल्सियस तक जा पाएगी। अब उसमें टमाटर डाल, आलू डाल, अंडा डाल। इस आलू को 100 मिल रहा है, इस आलू को 110 मिल रहा है। ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा दोस्तों तब तो इजीली बॉइल होगा ना, जल्दी बॉइल होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इसीलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। इसीलिए घर पे अगर कोई अंडा बॉइल करता है मम्मी लोग, तो उसमें थोड़ा सा नमक मिक्स कर देता है। सा किमान स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट हियो तो सॉल्यूशन और बुझी पास आईटा होता बुझी पाली, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट से यही क्वेश्चंस आएगी, बोलेगा कि भैया पहाड़ी के ऊपर खाना जल्दी पकेगा कि देर से पकेगा। तुमको पता है पहाड़ी के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ड्रॉप हो जाता है, गिर जाता है। अरे भैया इस बार बॉइलिंग पॉइंट बढ़ नहीं जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। तो पहाड़ी के ऊपर हो सकता है 80 डिग्री सेल्सियस में ही वाटर बॉइल कर जाए, मतलब जो अंडे को इस बार मैक्सिमम 80 डिग्री ही मिल पाएगा, तो उसको भैया उबालते उबालते टाइम लग जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इसलिए पहाड़ी के ऊपर खाना जल्दी नहीं होता है ना। सी सरफेस में खाना जल्दी पकता है, नमक पानी में खाना जल्दी पकता है, और प्रेशर कुकर के अंदर खाना जल्दी पकता है। क्लियर है, ऑल बिकॉज ऑफ हाई बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर रखना, कंफ्यूजन में रखना। तुम लोग सोचोगे सर कम टेम्परेचर में ही बॉइल हो गया, जल्दी बॉइल हो गया सर। अरे भाई जल्दी बॉइल होना नहीं, टेम्परेचर से लेना देना है खाली, है ना। टेम्परेचर जितना ज्यादा मेंटेन कर पाओगे खाना जल्दी पकेगा, ना कि वाटर जल्दी बॉइल होने से खाना जल्दी पकेगा। नो, क्लियर, ओके। चलो बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन समझ में आ गए, रॉल्स लॉ समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन जो कभी नहीं पूछा नीट में, ठीक है, बहुत पहले हो सकता है पूछा है, वो है मोल फ्रैक्शन इन द वेपर स्टेट। मोल फ्रैक्शन इन द वेपर स्टेट क्या है कि भैया XA XB जब लिखते हैं हम लोग सॉल्यूशन में A और B का मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, लेकिन भैया जब ये वेपर्स बनेंगी तब ऊपर भी तो AB रहेगा। अब नीचे जितने मोल फ्रैक्शन में AB है ऊपर उतना ही मोल फ्रैक्शन में रहे जरूरी नहीं है, बिकॉज अगर ये नॉन वॉलेटाइल हो गया ये तो जाएगा ही नहीं, सिर्फ A ही जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A 1 हो जाएगा, Y से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको X मान लिया, इसको Y मान लिया। तो क्या समझे, सॉल्यूशन स्टेट में मोल फ्रैक्शन और वेपर स्टेट में मोल फ्रैक्शन सेम नहीं होते। तो वेपर स्टेट में मोल फ्रैक्शन होते कितने हैं इसके भी क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इसका फॉर्मूला मैंने कॉपी में देके रखा है, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर से डिराइव होता है। तो क्या होता है, बिकॉज क्या होता है, पार्शियल प्रेशर of A is equal to mole fraction of A in the gas phase into total pressure in the gas phase. This is not Rolle's law, this is Dalton's law of partial pressure से आया है ये, ठीक है। Partial pressure is equal to mole fraction in the gas phase
इंटू टोटल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ क्या था? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए इन द प्योर स्टेट इंटू मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन स्टेट। दिस इज अ डिफरेंट लॉ। क्लियर? चलो, तो क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन इन द वेपर स्टेट विल बी इक्वल टू पी ए डिवाइडेड बाई पी। पी ए क्या था? पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ये है रॉल्स लॉ। और पी क्या था? पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। क्लियर है? ये है मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज। अब वाई बी आ जाएगा, ए के जगह बी आ जाएगा, तो ऊपर बस पी बी इन पी नॉट बी इंटू एक्स बी कर दो, खत्म कहानी, बाकी सब सेम रहेगी, ये पी बी हो जाएगा। ठीक है? इजी है। दूसरा चीज जो ना के बराबर पूछेगा वो क्या है कि भैया सर P इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये जो फॉर्मूला है इससे वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन का पता चलता है, जिसमें ए बी दोनों ही वोलेटाइल हो, और ए और बी का मोल फ्रैक्शन गिवन है वो भी सॉल्यूशन स्टेट में, एक्स ए और एक्स बी सॉल्यूशन स्टेट का मोल फ्रैक्शन है। अगर सर वेपर स्टेट का मोल फ्रैक्शन गिवन रहे तो पी निकाला जा सकता है, बिल्कुल, इसका भी टेक्निक बता देता हूं। अगर सॉल्यूशन फेज का मोल फ्रैक्शन ना देके वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन दे तो उसके लिए फॉर्मूला आता है, वो एकदम नॉन यूजफुल फॉर्मूला है, बिकॉज आया ही नहीं। लेकिन कभी मुश्किल से पूछ ले तो उसको रिकॉल करने का तरीका बताता हूं कि भैया सॉल्यूशन से वेपर दिया हुआ है तो सॉल्यूशन नीचे रहता है, वेपर उड़ जाता है तो उसको भी उड़ा दो। ये जब उड़ेगा एक्स से वाई बन जाएगा, ये जब उड़ेगा एक्स बी से वाई बी बन जाएगा। तो ये दोनों तो उड़ गया, तो अब मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड हो गया, ये दोनों को हटा दो। अब ये तीनों सेम लेवल पे पहुंच गए तो इसके ऊपर भी एक कुछ ना है तो 1 लगा दो। तो फॉर्मूला क्या बन गया? 1 बाई पी वाई ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए प्लस वाई बी डिवाइडेड बाई पी नॉट बी। हाईली नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है? लेकिन तरीका याद रख लो, टेक्निक बता दिया ना, गलती से आ जाए तो भैया ऐसे कर लो, काम खत्म। क्लियर? चलो, क्या क्या समझा हम लोगों ने? हम लोगों ने रेट ऑफ इवेपोरेशन समझा, हमने वेपर प्रेशर समझा, हम लोगों ने रॉल्स लॉ समझा, हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट समझा, ठीक है, और मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज भी समझा। ठीक है? अब चैप्टर में और क्या बाकी है? नेक्स्ट चैप्टर में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बाकी है, विच इज डेविएशन। डेविएशन, आइडियल सॉल्यूशन एंड डेविएटेड सॉल्यूशन। क्या मतलब? मान लो एक सॉल्वेंट है जो कि है ए, है ना? अब ये सॉल्वेंट है, क्लियर है? इसमें ए और ए के बीच में बॉन्डिंग है जिसको हम ए इंटरेक्शन बोलते हैं, है ना? इसके साथ एक सल्यूट मिक्स करेंगे जो कि बी होगा, इसमें बी और बी के बीच में बॉन्डिंग है, बी और बी इंटरेक्शन बोलेंगे। ये दोनों को जब मिक्स कर दोगे एक सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस होता है, कोने कोने में सेम प्रोपोर्शंस रहेंगे, घुस जाएंगे, बी ए के अंदर घुस जाएंगे। क्लियर है? तो सॉल्यूशन जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, बी ए के बीच में घुस गया। क्लियर है? दिस, तो इसमें बॉन्डिंग किसके बीच में है? ए बी इंटरेक्शन है, ए और बी के बॉन्डिंग, ए और बी के बीच में बॉन्डिंग चालू हो गया। तो क्या था पहले? ए और बी के बीच में बॉन्डिंग था, जब मिक्स कर दिया इन दोनों के गैप, ए के गैप में बी घुस गया, मतलब बी और बी अभी बॉन्डेड नहीं है, ए और ए अभी बॉन्डेड नहीं है, ए और बी नया बॉन्डिंग स्टार्ट कर चुका है, मतलब ए और ए के बीच में जो बॉन्डिंग था वो हो गया ब्रेक, बी और बी के बीच में जो बॉन्डिंग था वो हो गया ब्रेक, और ए और बी के बीच में नया बॉन्डिंग हो गया फॉर्म। कोई चीज को ब्रेक करना है तो जो दांत भांगी बोला कि तेरा अगर दांत उड़ाना है तो मुझे थप्पड़ मारना पड़ेगा, है ना? तो मुझे एनर्जी देना पड़ेगा, है ना? तेरे दांत को एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा कि टूट जाए, मेरे से एनर्जी मिल जाएगा। क्लियर? तो कोई चीज ब्रेक करना है तो उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, हीट एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, कुछ भी बोल लो। वैसे एनर्जी और हीट सेम नहीं है, थर्मो में पढ़े तो हीट एब्जॉर्ब्ड, इसमें भी हीट एब्जॉर्ब्ड, इसमें हीट अगर तोड़ने में एब्जॉर्ब होता है, जुड़ने में रिलीज होता है, हीट रिलीज्ड। ठीक है?
क्लियर है? समझ लो बात, समझो बात। क्लियर? इस टॉपिक से 4 चीजें पूछते हैं। पहला है डेल जी, मिक्सिंग के बाद डेल जी में क्या हुआ, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी कुछ हुआ या नहीं हुआ। फिर पूछते हैं डेल एस मिक्स, चेंज इन एंट्रोपी कितनी हुई मिक्सिंग में। नेक्स्ट पूछते हैं डेल वी मिक्स, लास्ट में पूछते हैं डेल एच मिक्स। ये 4 चीजें के बारे में पूछते हैं। क्लियर? अब समझो, फील करो। अगर कोई भी 2 चीजें मिक्स करते हो, पानी में नमक, पानी में चीनी, पानी में रसना, पानी में बीप बीप बीप, कुछ भी मिक्स करते हो, मिक्स हो जाता है, खुद से होता है। हमें मेहनत मतलब बेसिकली वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। तुम बोलोगे सर हमें तो चम्मच से घोलते हैं तभी जाके मिक्स होता है सर चीनी। ऐसा नहीं है कि चम्मच यूज नहीं करते तो मिक्स नहीं होता, टाइम लगता। तो तुम लोगों ने एक्टिवेशन एनर्जी कुछ किया, इसीलिए जल्दी हो गया, लेकिन नहीं भी करते तब भी मिक्स होता। तो मिक्सिंग इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का डेल जी जो होता है वो नेगेटिव होता है, लेस देन 0। याद रखना, कोई भी सॉल्यूशन हो 2 चीजें खुद से ही मिक्स होती है, ठीक है, डेल जी नेगेटिव। अब देखो, पहले ए अकेला था, एक रूम में लड़के थे, एक रूम में लड़कियां थी, दोनों को मिक्स कर दोगे, रेंडमनेस बढ़ेगा, कैओस बढ़ेगा, खेली मेली बढ़ी वो, तो एंट्रोपी तो बढ़ेगा ही। मिक्सिंग होने से लोग ज्यादा हो जाएंगे एक ही रूम में, तो रेंडमनेस तो बढ़ेगा। तो कोई भी सोल्यूशन का डेल एस मिक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अब जो बचा वो है डेल एच मिक्स और डेल वी मिक्स। उसी में ही क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, बिकॉज दैट 2 थिंग्स आर कॉन्सेप्चुअल एंड डिपेंड्स ऑन सोल्यूशन टू सोल्यूशन। ये कोई भी सोल्यूशन के लिए काम करता है ना। अब सोल्यूशन टू सोल्यूशन का मतलब क्या है, समझो बात, ठीक है। मैं फील करवा देता हूं तो उससे तुम्हें एकदम फील हो जाएगा ये टॉपिक। क्या है, मान लो 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है, उसके साथ ये पानी ही मान लो 2 लीटर पानी है, या पानी के जैसा ही प्रॉपर्टी वाला कोई चीज मान लो जो कि पानी के जैसा ही प्रॉपर्टी शो करे। मान लो पानी ही है फिलहाल के लिए, तो इनिशियली मैंने एक कटोरी में 1 लीटर लिया, एक कटोरी में 2 लीटर लिया। अगर तुम कोई पूछे कितना लीटर ऑफ लिक्विड लिया भैया, तुम बोलोगे 3 लीटर ऑफ लिक्विड लिया। ओके, अब इन दोनों कटोरी को एक बड़े कटोरी में डाल दिया, दोनों कटोरी का जो पानी था वो एक बड़े कटोरी में डाल दिया। तो अगर कोई पूछे ऑब्वियसली बताओ तो बड़े कटोरी में कितना पानी है, ऑब्वियस है 3 लीटर है। तो मिक्सिंग के बाद भी 3 लीटर है, मिक्सिंग से पहले भी टोटल 3 लीटर था। मतलब कोई चेंज हुआ क्या वॉल्यूम में, मिक्सिंग में? नो चेंज, तो डेल्टा V इक्वल टू 0 आ गया। क्लियर है? समझे? तुम बोलोगे सर ये तो हमेशा होगा, कौन से सॉल्यूशन के लिए ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता है। क्लियर है? यही चीज ये क्यों हुआ? पानी का बॉन्डिंग ए था, पानी का बॉन्डिंग ही बीबी है, दोनों का ही बॉन्डिंग में सेम स्ट्रेंथ है, तो ये तोड़ो और बाद में ये सेम स्ट्रेंथ वाले बॉन्ड जोड़ भी गए, है ना। चलो भूल जाओ इसको, मैं तुम्हें और कॉन्सेप्चुअली बताता हूं। अगर ऐसा हो गया, देखो पहले वाले बॉन्डिंग तो टूट जाता है और फाइनली नया बॉन्डिंग बन जाता है। इस केस का सारा एग्जांपल पानी था, तो पहला वाला बॉन्डिंग और फाइनल वाला बॉन्डिंग में कोई डिफरेंस नहीं है ना। मान लेते हैं पहले 2 मतलब बेसिकली अलग अलग सॉल्यूशन थे, एक था अल्कोहल C2H5OH था, एक था बेंजीन C6H6 था बेंजीन। क्लियर है? ये दोनों को मिक्स कर दो, देखो इसमें कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वाला है, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है। अब देखो जब ये दोनों मिक्स करेंगे, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग था वो भी तो बाद में नहीं रहेगा, वो उसके बीच में तो ये घुस जाएगा ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो थे वो भी टूट जाएंगे। इज दिस क्लियर? मतलब बिफोर मिक्सिंग एटलीस्ट एक में तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग था, लेकिन आफ्टर मिक्सिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग सारे हट गए, वीक बॉन्डिंग आ गया। बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग मतलब लोगों को पास पास बुलाता है, बॉन्डिंग वीक मतलब फैल जाता है। क्लियर है? तो फाइनली कोई तो चिपक के था, बाद में कोई भी चिपक के नहीं है, फैल गया। क्या समझे? अगर इसका 1 लीटर लोगे, इसका 2 लीटर लोगे, इनिशियली 3 लीटर सॉल्यूशन लोगे, फाइनली फैल जाएगा, ग्रेटर देन 3 लीटर हो जाएगा, ग्रेटर देन 3 लीटर हो जाएगा। मतलब जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया, तो चेंज पॉजिटिव आ गई। इस तरीके के सॉल्यूशन को पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो भी बताऊंगा,
नेक्स्ट तुम खुद बताओ, अगर कहीं पहले स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ना था, गलती से बाद में मिक्सिंग के बाद स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कहीं से जादू से तरह आ जाए, है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मतलब पास पास आ जाएगा, तो इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम कम दिखाई देगी, डेल्टा वी नेगेटिव आ जाएगा, जिसको हम बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन। तो याद भी रखना, पॉजिटिव डेविएशन का डेल्टा वी पॉजिटिव, नेगेटिव डेविएशन का डेल्टा वी नेगेटिव। क्लियर है, समझे? डेल्टा एच क्या है समझो, देखो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक होता है, अगर एब्जॉर्ब हो गया फाइनली एंडोथर्मिक, अगर रिलीज हो गया फाइनली एक्सोथर्मिक, है ना, समझो। अगर तोड़ने में और जोड़ने में सेम एनर्जी लगा, मतलब तीनों ही सेम तरीके के सॉल्यूशन है, तो ना हीट रिलीज होगा ना हीट एब्जॉर्ब होगा, डेल्टा एच 0 हो जाएगा, ऐसे सॉल्यूशंस मिलते ही नहीं है ना। अगर मान लो फाइनल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग हो गया, स्ट्रांग बॉन्ड मतलब हीट भी ज्यादा, फाइनल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग हो गया मतलब हीट रिलीज ज्यादा हो गया, हीट रिलीज अगर ज्यादा हो जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डेल एच नेगेटिव। फाइनल बॉन्ड वीक हो गया, है ना, वीक हो गया, हीट रिलीज कम हुआ, हीट एब्जॉर्ब ज्यादा हुआ, एंडोथर्मिक, डेल एच पॉजिटिव। तो रटना भी एकदम इजी है, पॉजिटिव डेविएशन का दोनों ही पॉजिटिव, नेगेटिव डेविएशन का दोनों ही नेगेटिव। पॉजिटिव डेविएशन कब आता है? जब फाइनल बॉन्डिंग वीक रहता है। नेगेटिव डेविएशन कब रहता है? जब फाइनल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग रहता है। याद रखना, यही क्वेश्चन आता है, यही से क्वेश्चन आएगा। अगर दोनों बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग, इनिशियल और फाइनल बॉन्डिंग एग्जैक्टली मिला जुला हो, उसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, जिसमें दोनों ही 0 होता है। क्लियर है? अब पॉजिटिव डेविएशन बोलते क्यों है समझो, पॉजिटिव डेविएशन बोलते क्यों है? पॉजिटिव डेविएशन आया कब था? जब वीक था, जब ए और बी के बॉन्डिंग वीक थे। वीक होगा तो भैया भर भर के वेपर बनेगी, तोड़ना इजी होगा, भर भर के वेपर बनेगी तो वो वेपर प्रेशर भी ज्यादा दिखाई देगा नॉर्मल केस से। आइडियली जो होना चाहिए था उससे ज्यादा वेपर प्रेशर दिखने लगेगी, है ना, मतलब आइडियल केस से ऊपर, इसीलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर है? तो क्या समझे, अगर फाइनल बोल रहा हूं, फाइनल जो बॉन्डिंग होगा ए बी का, फाइनल मतलब ए बी का बॉन्डिंग वीक हो जाए तो क्या डेविएशन? पॉजिटिव डेविएशन, डेविएशन पॉजिटिव, डेविएशन डेल वी डेल एच, डेविएशन भी पॉजिटिव, डेल बी पॉजिटिव, डेल एच भी पॉजिटिव। अगर फाइनल बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाए, डेविएशन भी नेगेटिव, डेविएशन नेगेटिव का मतलब रॉल्स लॉ, एक्सपेक्टेड रॉल्स लॉ जो वैल्यू है उससे कम वैल्यू दिखाई देगी, बिकॉज स्ट्रांग है, इतना अच्छा से पेपर नहीं बनेगा। डेल बी भी नेगेटिव, डेल एच भी नेगेटिव। याद रखना, वेरी मच इजियर। दिस इज क्लियर, समझे? इसी को याद रखना, ठीक। अब क्या है, क्वेश्चन कैसे आएंगे तुम्हें डगेट, हो सकता है बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग किसका वीक का दिखा मतलब बोले ही ना, तुम्हें खुद से आइडेंटिफाई करने पड़े, है ना। तो सेम टाइप के सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल में या तो नेगेटिव डेविएशन या तो पॉजिटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन का फिक्स है दोस्तों, देखो आइडियल, नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन मतलब फाइनल बॉन्ड स्ट्रांग हो जाए, आइडियल नाम भी सेम, बेंजीन प्लस टोलुइन, नाम से ही समझ में आ रहा है सेम सेम जैसे चीजें है। CH3OH, C2H5OH, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, मिथानॉल, इथानॉल, सेम जैसा ही है। C2H5Cl, C2H5Br, देखने में ही सेम सेम लग रहा है दोस्तों भाई, सिर्फ हेलोजन चेंज हो रहा है, पास पास वाले हेलोजन, तो देखने से समझ में आ रहा है ये दोनों के प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होंगे, ये दोनों के ऑलमोस्ट सेम होंगे, ये दोनों के ऑलमोस्ट सेम होंगे, आइडियल सॉल्यूशन। नेगेटिव डेविएशन का रट्टा मार लो दोस्तों, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर, कॉमन एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बोलेगा, HNO3 बोलेगा, H2SO4 बोलेगा, H3PO4 बोलेगा, जो भी बोले। क्लियर है? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर, याद रखना भाई, एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। दूसरा क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, कॉमन एग्जांपल ऑफ, दो कॉमन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। दिस इज क्लियर? तो ये दोनों याद रखना, और पॉजिटिव डेविएशन जो होगा उसके तो एकदम इजी है,
पॉजिटिव डेविएशन में मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स में एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, एक में नहीं होता। जैसे मिथानॉल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला, नहीं वाला उठा लो, बेंजीन उठा लो, टॉल्यून उठा लो, कुछ भी उठा लो, चलो बेंजीन उठा लो, इथानॉल ले लो और टॉल्यून उठा लो या बेंजीन उठा लो। नेक्स्ट और एक में फंसते हो, सर H2O और अगर मैं इथाइल अल्कोहल मिक्स कर दूं तो दोनों में ही तो सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अबे ये 4 वे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो 4 वे के बीच में ये आ जाएगा तो 4 वे टूट जाएगा, है ना, क्लियर है। तो ये भी पॉजिटिव डेविएशन में ही माना जाता है। वाटर प्लस कोई भी मान लो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला ही बंदा, बाकी तो ये आसान है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें नहीं है। वाटर के साथ ऐड कर दो बेंजीन, एक में है एक में नहीं है, इसमें दोनों में ही है लेकिन इसमें 4 वे है और ये 2 वे है, क्लियर है। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो ग्राफ समझ लेना है। ग्राफ क्या है, अगर मैं रॉल्स लॉ वाला एक्सपेक्टेशन बताऊं, ऐसा ग्राफ था, है ना, फाइनल ये ग्राफ था, है ना। तो ये था P नॉट ए, ये था P नॉट बी। अब नेगेटिव डेविएशन मतलब एक्सपेक्टेड से कम आएगा, ऐसा हो जाएगा। पॉजिटिव डेविएशन मतलब एक्सपेक्टेड से ज्यादा आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आइडियल मतलब आइडियल ही रहेगा, क्लियर है। तो ये है वेपर प्रेशर वर्सेस एक्स-रे ग्राफ, है ना। और याद होगा तुम लोगों को, किसी का वेपर प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, वेपर प्रेशर ज्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इस पॉइंट में वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा है, तो ये जो सॉल्यूशन होगा, इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा मिनिमम। इस पॉइंट में जो नेगेटिव डेविएशन वाला है, इसका वेपर प्रेशर सबसे कम है, तो इस पॉइंट ये जो सॉल्यूशन होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो होगा मैक्सिमम। इसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, इस सॉल्यूशन को बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। याद रखना, वेपर प्रेशर ज्यादा मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं, उल्टा। वेपर प्रेशर ज्यादा मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम, वेपर प्रेशर कम मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। यह है डेविएशन से आने लायक क्वेश्चंस, क्लियर है। ओके चलो ठीक है। अब क्या है, अब हम लोग आ जाते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में।